लर्न विद फन। माई सेल्फ सुमैया बेलिम। आज हम स्टैंडर्ड 10 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो चैप्टर जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसे इंट्रोड्यूस करूँगी। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, और बच्चे फॉर्मूलाज में भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उसके कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी, ताकि आप ये फॉर्मूला बहुत ईजीली याद कर सके और उसे एग्जाम में सब्स्टिट्यूट कर सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या, पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। गोना मतलब साइड्स, तो 3 साइड्स। और मेट्री या मेट्रॉन उसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करेगा, वो ऑब्जेक्ट को जिसके 3 साइड होंगे। ऑलराइट, और 3 साइड किसके होते हैं, यस, 3 साइड ट्राइंगल के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, वो कोई और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं होगा। मगर ट्राइंगल की जब हम बात करें, ट्राइंगल भी तो कई सारे टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल को रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी आएगा तो आप अब ट्राइंगल बनाएंगे, आप ध्यान रखिए कि आप राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएं। कई बार बच्चे पूरा सम सही कर लेते हैं, मगर जो ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री का सिंबल नहीं बनाते, तो क्या हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। तो एग्जामिनर को लगता है बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो आप ये मिस्टेक मत करना। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे, ये देखिए कि आप 90 डिग्री का सिंबल वो ट्राइंगल में ज़रूर बनाइए, इंडिकेट कीजिए कि वो ट्राइंगल कौन सा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली हम पढ़ रहे क्यों है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो अब हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं और कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ ही कहाँ है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मगर शायद बच्चों को ये समझ ही नहीं पाए कि यूज़ कहाँ है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। हम ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले, टू फाइंड द अननोन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक ट्री है। तो अगर मुझे बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है, 90 डिग्री दिखा रहे हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना दी हूँ, तो क्या है, बहुत ईजी तरीके से मैं उसका ऑब्जेक्ट का अननोन हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक ट्री है। तो क्या मैं बिल्डिंग और ट्री का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, यस। सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एरोप्लेन बनाया है, एरोप्लेन स्काई पे है और एक इंसान है जो पॉइंट नंबर C पे खड़ा है। तो पॉइंट नंबर C से उसे 50 डिग्री से उसने वो एरोप्लेन को देखा, तो हम एरोप्लेन की जो डिस्टेंस है नीचे बेस से, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और पे नज़र डालते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी, अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की, यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, तो हम 2 प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा मून और अर्थ का फाइंड आउट कर सकते हैं कितना डिस्टेंस है। तो ये सब कुछ जो लोग ने फाइंड आउट करे, हमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, वो किस तरह से पता चला है साइंटिस्ट को, क्योंकि ये लोग ने एप्लीकेशन यूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो 2 प्लैनेट का डिस्टेंस, 2 स्टार्स के बीच में डिस्टेंस, या मे बी सन और मून का डिस्टेंस, सन और अर्थ का डिस्टेंस, ऐसा कई सारे एप्लीकेशंस है जो हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना, सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट जो आप दो कंसिडर करेंगे उनके बीच में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ही ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है हम अप्लाई कर सकते हैं। इन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने में भी, जब भी हम बिल्डिंग की बात करते हो, हमें स्ट्रेट बिल्डिंग रहते हैं, नीचे बेस से परपेंडिकुलर रहता है। तो जब परपेंडिकुलर रहता है मतलब क्या हो गया, वो राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह से आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के। इन नेविगेशन, जब भी हम समुद्र की बात करें, वहाँ पर वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये मे बी अभी जो नेक्स्ट आइलैंड है वो कितने डिस्टेंस के बाद आएगा, वो एंगल्स की मेजरमेंट से वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है आइलैंड पे पहुँचने के लिए। सो इस तरह से नेविगेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं। ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट स्टैंडर्ड 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या। टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान से देखना। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ए सी बी। ऑलराइट, मैंने ये ट्राइंगल ए सी बी 2 बार बनाया। अब चलिए ए सी बी को गौर से देखते हैं। यहाँ पर ए सी बी में एंगल सी है वो कितना है 90 डिग्री। ऑलराइट, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और बी कितना होगा, नेचुरली दोनों के दोनों एंगल ए और बी वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्यों, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 में से ऑलरेडी एंगल सी कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। एग्जाम्पल समझ लो 30 होगा, 60, 45, 45 ऐसा करके ये एंगल ए और एंगल बी हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। सो अभी हम समझते हैं एंगल सी से हम ये साइड ए बी को देख रहे हैं, तो साइड हमेशा ऑपोजिट टू 90 डिग्री वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। चलिए यही कॉन्सेप्ट हम दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं। अब यहाँ से भी हम एंगल सी को से हम साइड ए बी को देख रहे हैं, तो इसके लिए अब ये जो साइड ए बी है इसका नाम क्या हो गया है, अभी ये ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है इन ट्राइंगल ए सी बी। इतना क्लियर है आपको। लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल में मैं एंगल बी से देख रही हूँ। ऑलराइट, तो आप ध्यान देना मैं बी से देख रही हूँ, तो आप बी कंसिडर कीजिए, या कई बार है ना क्या लिखा रहता है यहाँ पर थीटा रहता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब मैं बी से देख रही हूँ तो अभी ऑपोजिट साइड, बी से ऑपोजिट साइड कौन सी होंगी, ए सी। तो इसके लिए अब ए सी क्या हो गया, ये इसका एंगल बी से क्या हो गया, ये ऑपोजिट साइड। अब चलिए देखते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। अब मैं ये दूसरे जो ट्राइंगल है ए सी बी, मैं एंगल बी से नहीं देख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एंगल ए से कंसिडर कर रही हूँ। तो एंगल ए से जब मैं कंसिडर करूँगी तो एंगल ए की जो ऑपोजिट साइड, आपको नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, एरो मार्क बनाएंगे। तो ये एरो मार्क कहाँ जा रहा है, कौन से साइड पे जा रहा है, सी बी पे जा रहा है। तो अब ये सी बी साइड, सी बी क्या हो गया, इस ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड हो गया। तो आप समझ रहे, हाइपोटेनियस भले सेम होगा मगर जो एक्यूट एंगल से आप कंसिडर करेंगे वो पोजीशन बताएगा ऑपोजिट साइड की। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एंगल बी से देख रही हूँ, ऑपोजिट साइड क्या हो गया, ए सी हो गया। और राइट हैंड साइड ट्राइंगल में मैं एंगल ए से देख रही हूँ, इसलिए मेरा ऑपोजिट साइड क्या हो गया, बी सी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एंगल बी के एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल में कौन सा है, बी सी, या आप कह सकते हैं सी बी। एडजेसेंट क्या होता है, बाजू वाला या नजदीक का साइड। सिमिलरली अब अगर मैं राइट हैंड साइड ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल ए से एडजेसेंट साइड कौन सा हुआ, ए सी हो गया। तो आप समझे हाइपोटेनियस की पोजीशन चेंज नहीं होंगी, 90 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंसिडर करना कि कौन से एंगल से आप देख रहे हैं। अगर आप नीचे वाले एंगल से देखेंगे तो ऑपोजिट साइड क्या होंगी, ए सी, और उसके बाजू वाली साइड कौन सी होंगी, बी सी, वो एडजेसेंट साइड होंगी। मगर अगर एंगल ए से देख रहे हो तो ऑपोजिट साइड क्या हो गई, बी सी, और इससे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली साइड कौन सी हो गई, ए सी। और यही कॉन्सेप्ट को हम आगे अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट का मीनिंग समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पर मैंने फिगर दिया है, इसमें क्या दिया है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अब ट्राइंगल तो एक ही है पी क्यू आर। अब बताइए एंगल पी के हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन सी हुई। तो चलिए क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसके एरो मार्क बना दीजिए, तो आपको पता चल गया कि एंगल पी का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, क्यू आर। ये सिर्फ एक रिवीजन है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम दिमाग में आपके ड्रिल हो जाए, बैठ जाए। अब एंगल आर से ऑपोजिट साइड पूछ रहे हैं, तो एंगल आर हमारा यहाँ पर है, तो अब ऑपोजिट साइड कौन सी है इसकी, तो फिर से हम एरो मार्क बना देंगे। तो अब इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, पी क्यू। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू। ऑलराइट, अब देख रहे ट्राइंगल वही है लेकिन किस एंगल से देख रहे हैं उस हिसाब से उसका ऑपोजिट साइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चलिए एडजेसेंट की बात करते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। अब ये तो हाइपोटेनियस है, अब हम इसको हाइपोटेनियस उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो एंगल पी के एडजेसेंट मतलब बाजू वाला नजदीक का साइड कौन सा हो गया, ये पी क्यू हो गया। तो इसके लिए एंगल पी का एडजेसेंट साइड कौन सा है, पी क्यू। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन, एंगल आर से एडजेसेंट साइड, एंगल आर के एडजेसेंट साइड मतलब नजदीक वाला साइड कौन सा है, क्यू आर।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर इज क्यू आर। तो अब समझ में आया आपको किस तरह से हम डिसाइड करेंगे एंगल को ध्यान में रख के, उसका ऑपोजिट साइड और उसका एडजेसेंट साइड। चलिए बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, साइन, कॉस, टेन, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस ट्रिग्नोमेट्री को एक स्टोरी फॉर्मेट में समझिए। आप ये कंसिडर करिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक फैमिली है और इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर्स से। सो यहाँ पर है पहला साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड मेंबर टेन, फोर्थ मेंबर कॉट, फिफ्थ सेक और सिक्स्थ कोसेक। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में टोटल ये 6 मेंबर्स है। इसे गौर से देखिए क्योंकि आप यही मेंबर्स को हर सम में आप कंसिडर करेंगे। तो आप फैमिली के फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाए। अब ये फैमिली एक नॉर्मल फैमिली है। नेचुरली हर फैमिली में देखिए, अगर 2 बच्चों की बात करें, हर बच्चा इतना स्मार्ट नहीं होता। कोई बच्चा स्मार्ट होता है, कोई नहीं होता है। कोई मे बी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या है, ये ऑपोजिट है। मगर किस तरह से ऑपोजिट है, यहाँ पर जो भी साइन करता है कोसेक उसका ऑपोजिट करता है। ऑलराइट, ध्यान में रखिए, साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो साइन करेगा कोसेक उसका ऑपोजिट करेगा। नेक्स्ट, जो भी कॉस करेगा सेक उसका ऑपोजिट करता है, और जो भी टेन करता है कॉट उसका ऑपोजिट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं साइन और कोसेक में, कि साइन जो भी करेगा कोसेक ऑपोजिट करेगा, या कोसेक जो भी करेगा साइन ऑपोजिट करेगा। उसी तरह जो भी कॉस करेगा सेक उसका ऑपोजिट करेगा, और जो भी सेक करेगा कॉस उसका ऑपोजिट करेगा, और लास्ट जो भी टेन करेगा कॉट उसका ऑपोजिट करेगा, और जो भी कॉट करेंगे टेन उसका ऑपोजिट करेंगे। मगर ये हम तो मैथ्स कर रहे हैं, तो नेचुरली जब हम ऑपोजिट करने की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं हम फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल लेती हूँ आपको बहुत इसी तरीके से समझाने के लिए। अगर मैं साइन एग्जाम्पल कंसिडर करूंगी 2/3, तो कोसेक क्या हो जाएगा, यस कोसेक उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो कोसेक क्या हो जाएगा, सिंपली आप कह सकते हैं मिस कोसेक हो जाएगा 3/2, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं कॉस पे। सपोज कॉस होगा 7/5, एग्जाम्पल कॉस है 7/5, तो सेक कितना होगा, यस सेक होगा 5/7। चलिए बढ़ते हैं 10 की तरफ। सपोज 10 होगा हमारा 3/5, तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट होगा हमारा 5/3। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने बहुत इजीली हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि साइन और कोसेक ऑपोजिट है, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और टेन और कॉट दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मगर इसे लिखना किस तरह से, तो लिखना भी बहुत ईजी है। चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरह से लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये फैमिली को जरूर ध्यान में रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। सो रेसिप्रोकल है ये, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो किस तरह से लिखेंगे, साइन टीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक टीटा। टीटा से घबराइए मत, टीटा क्या है, एक एंगल है, और वो एंगल मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर साइन टीटा मैं लिख रही हूँ 1/कोसेक टीटा, तो कोसेक क्या होगा, उसका ऑपोजिट, कोसेक टीटा इज इक्वल टू 1/साइन टीटा। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉस और सेक का रिलेशन। तो क्या होगा, कॉस टीटा इज इक्वल टू 1/सेक टीटा, तो सेक क्या होगा, सेक टीटा इज इक्वल टू 1/कॉस टीटा। और लास्ट टेन टीटा इज इक्वल टू 1/कॉट टीटा, देयरफॉर कॉट टीटा इज इक्वल टू 1/टेन टीटा। सबको समझ में आया किस तरह से हम बहुत इजीली ये दिमाग में रखें कि ये ट्रिग्नोमेट्री में फैमिली मेंबर्स है, आप उसका रिलेशन दिमाग में रखिए, और ये 6 फॉर्मूलाज बहुत इजी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आप रख सकेंगे और आप याद रखेंगे। ऑलराइट, सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि अगर मैं टीटा कंसिडर करूँ तो किस साइड को मैं हाइपोटेनियस साइड कहूँगी, किस साइड को मैं ऑपोजिट साइड कहूँगी, और किस साइड को मैं एडजेसेंट साइड कहूँगी। अब ये दिमाग में रख के बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक्चुअली हमारे ट्राइंगल को देख के क्या हम साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट की वैल्यूज में फाइंड आउट कर सकती हूँ, यस क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्या है, एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला से बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चे याद ही नहीं कर पाते। डोंट वरी,
आज मैं आपका ये सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। आप ये सिर्फ बेसिक समझ में आ गया आपको, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड से रिलेटेड। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम साइड को देखते हैं और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, साइन की, कॉस की, टेन की। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सोकाटोवा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। चलिए एग्जाम्पल, सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मेरे पास साइड्स है 3 यूनिट, 4 यूनिट और हाइपोटेनियस की वैल्यू है एग्जाम्पल 5 यूनिट। राइट, तो साइन थीटा, क्या मैं ट्राइंगल को देख के साइन की वैल्यू निकाल सकती हूँ? यस, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। एक्चुअली में अगर कंप्लीट कहूँ तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं कहाँ से देख रही हूँ, थीटा से। तो थीटा से यहाँ से ऑपोजिट कौन सा है, ये साइड, तो वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 3/5। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। राइट, अभी बढ़ती हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉस। कॉस का भी ऐसी रिलेशन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये थीटा से एडजेसेंट कौन सी साइड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। कॉस थीटा से ये साइड है, जो ये साइड है, ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो ये एडजेसेंट हो गया 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मिस कॉस थीटा का वैल्यू कितनी है 4/5। और उसी तरह से मैं tan का वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पर 3 और एडजेसेंट साइड यहाँ पर कितना है 4। तो वैल्यू कितनी आ गई 3/4। बट वेट, ज़रूर आप कह रहे होंगे मिस मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं याद कैसे करूँ। नो वरीज, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको याद करना है। इसीलिए मैंने आपको ये हिंट दिया है, सो का टोवा। अब सोकाटोवा को मैंने क्यों दिया है, देखो आपको ब्रेक करके दिखा रही हूँ। सो मतलब कि क्या है, साइन। एस किसके लिए सिंबलाइज करेगा, साइन को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन का हमेशा याद रखना सो होगा, SOH, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिख रहा है आपको। अब इस तरह से बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि साइन का क्या लिखेंगे आप, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए क्या याद रखना है, का मतलब सी स्टैंड किसके लिए करता है, कॉस के लिए। तो सी स्टैंड करेंगे कॉस के लिए। नेक्स्ट टर्म क्या है, ए, तो क्या होगा एडजेसेंट। और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड अल्फाबेट है हाइपोटेनियस, H। तो कॉस के लिए क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑलराइट, तो ये सिंपल सी ट्रिक है सोकाटोवा। तो आपको स्टार्टिंग के 3 जो मेंबर्स है उसके नाम आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे। तो क्या 3 फैमिली मेंबर्स के वैल्यूज अगर आपको या फॉर्मूला आपको पता चलेगा तो क्या आप नेक्स्ट 3 निकाल सकते हो। यस, किस तरह से निकाला है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। पहले अब इस स्लाइड पे हम सिर्फ फोकस करेंगे, हम किस तरह से याद करेंगे साइन, कॉस और टेन। तो यहाँ पे चलिए बढ़ते 10 पे। तो 10 के लिए क्या याद रखना है आपको, टर्म टोवा। तो टी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट साइड और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेसेंट साइड। तो आप सिर्फ ये छोटा सा वर्ड याद कीजिए, सोकाटोवा। कोई कई बच्चे क्या करते हैं, सौ का छुट्टा, सौ का छुट्टा। ये सौ का छुट्टा नहीं है, इसे क्या कहेंगे, सोकाटोवा। ऑलराइट, कई बच्चे इसे दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, वो है ओशा छोटा। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप ओशा छोटा से भी कर सकते हो, ओशा छोटा। सो आपके पास 2 मैंने आपको हिंट दे दिया है, या तो सोकाटोवा टर्म से याद कीजिए या ओशा छोटा से आप याद कीजिए। चलिए ओशा छोटा से भी दिखा देती हूँ किस तरह से बच्चे याद करते हैं ओशा छोटा से। ऑलराइट, ओशा छोटा के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे साइन। सी देखिए, अब मिडल टर्म साइन थीटा। तो साइन क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट सी पे जाएंगे, सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और टी, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैंने आपको इन दोनों वे से बता रही हूँ, या तो आप सोकाटोवा से याद कीजिए या तो आप ओशा छोटा से याद कीजिए। बस याद कीजिए, समझ लीजिए, और जब भी इससे रिलेटेड सम्स आएंगे तो प्लीज़ करेक्टली सब्स्टिट्यूट करके डिराइव कीजिए और फुल मार्क्स पाइए। हमारे पास 3 मेंबर्स का वैल्यू है या फॉर्मूला है, तो क्या मैं नेक्स्ट 3 निकाल सकती हूँ। यस, जो भी ये 3 करते हैं उसके दूसरे मेंबर्स है उसका ऑपोजिट करते हैं। तो चलिए वही दिमाग में रख के हम बाकी के 3 भी डिराइव करते हैं।
अब साइन थीटा का आपने ऑलरेडी बताया मुझे कि मिस इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक क्या होगा? कोसेक क्या करता है? साइन का हमेशा उल्टा करता है। तो क्या होगा? हाइपोटेनियस जो डिनोमिनेटर पे था वो न्यूमरेटर पे चले गया और ऑपोजिट जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चले गया। तो हम किस तरह से लिखेंगे? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। तो अगर आपको साइन याद है तो कोसेक याद करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, उसी तरह से कॉस का आपने अभी हमने क्या डिराइव किया? कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का ऑपोजिट कौन है? कॉस का ऑपोजिट है सेक। तो सेक का वैल्यू क्या होगा? सेक विल बी, यस इट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड वैल्यू पे, टेन थीटा। टेन थीटा हमने अभी बताया था इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो कॉट की वैल्यू क्या होंगी? कॉट की वैल्यू होंगी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली हम सारे 6 के 6 फॉर्मूलाज हम याद कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम रिलेशन बता सकते हैं साइन, कॉस, टेन और कॉट के बीच में। चलिए देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब हमने पिछले स्लाइड में अभी हमने देखा था साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। अब इस साइन के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस के लिए क्या लिखेंगे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस में क्या कर सकती हूँ? कट कर सकती हूँ। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बट वेट, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ये किसका फॉर्मूला है? ये टेन का फॉर्मूला है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि टेन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड? तो इसका मतलब इस पार्ट से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है? साइन अपॉन कॉस किसको इक्वल है? यस, साइन अपॉन कॉस टेन को इक्वल है। तो इससे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर ए लिखी हूँ तो क्या कह सकते हैं? टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस। लेफ्ट साइड में मैंने साइन अपॉन कॉस किया। अब क्या करते? चलो थोड़ा ट्विस्ट करते, कॉस अपॉन साइन लिखते और देखते क्या वैल्यू आती है। तो कॉस अपॉन साइन तो क्या होंगी? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस की वैल्यू, और साइन की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब कुछ टर्म है जो कैंसिल हो सकता है। यस, हम हाइपोटेनियस जो है डिनोमिनेटर्स में उसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या हो गई? कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। मगर पिछले साइड में हमने देखा था एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड किसकी वैल्यू है? यस, कॉट की वैल्यू है। तो मैं कॉस अपॉन साइन की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन मिला? हमें ये पता चला कि कॉस अपॉन साइन वो किसको इक्वल होगा? कॉट की वैल्यू को इक्वल होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला मिला हमें कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड का आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज साइन की वैल्यू दी गई है और कॉस की वैल्यू दी गई है, तो क्या मैं 10 निकाल सकती हूँ? यस, बहुत इजी तरीके से हम 10 निकाल सकते हैं। तो बता देती हूँ आपको। सपोज ये दिया गया होगा साइन इज 3 अपॉन 5, ऑलराइट, और कॉस दिया गया होगा आपको एग्जाम्पल 4 अपॉन 5। तो पूछ रहा है कि 10 की वैल्यू क्या है? तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 5 कॉट कैंसिल, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 अपॉन 4। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी तरीके से हम ये सम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कॉस और साइन दिया है तो आप क्या कर सकते हैं? कॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस टेबल में बच्चे बहुत ब्लंडर करते, बहुत मिस्टेक करते। तो आज हम इस वीडियो में टेबल बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए टेबल लिखना कैसे, उसका फॉर्मेट है। जब भी आपको आंसर शीट मिलेगा बोर्ड्स में तो आप क्या करना, बैक साइड पे ऊपर लिख देना रफ वर्क, ऑलराइट, और ये टेबल ऑलरेडी बना के रेडी रखना। तो टेबल बना के रेडी रखने से क्या होगा कि जब भी इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप बहुत इजी तरीके से ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। बाद में आप करने जाएंगे तो क्या हो सकता है, टेंशन में आप मे बी आपका टेबल गलत बन जाए। तो स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट करने से पहले, ज्योमेट्री पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप पहले टेबल बना के रेडी रखिए, ताकि जब क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं टेबल बनाना कैसे। पहले आपको सबसे पहले ये बॉक्सेस बना के रेडी रखना।
अब बॉक्सेस का तरीका देखिए, पहले आपको डिग्रीज बताती हूँ। हम छोटे से बड़े एंगल पे जाएंगे, 0 से करते करते 90 पे जाएंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू है? 0, 30, 45, 60 और 90। फिर से देख लीजिए, 0, 30, 45, 60 और 90। ऑलराइट, 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 पे एंड करेंगे। अब लिखते हैं 6 मेंबर्स के नाम, मगर मेंबर्स के नाम कैसे लिखने हैं वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हम चालू करेंगे साइन से, साइन थीटा। सेकेंड होगा कॉस, थर्ड लिखेंगे 10। अब 10 लिखने के बाद अब इसके रेसिप्रोकल लिखते जाइए। साइन, कॉस और 10 लिखने के बाद अब 10 का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट, तो कॉट लिखिए। फिर कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक, तो सेक की वैल्यू लिखिए, सेक लिखिए। और फिर साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक, तो लास्ट में किसे लिखिए? कोसेक लिखिए। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो ये टेबल बनाना बहुत ईजी होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आप स्टार्ट करेंगे साइन, कॉस, फिर 10 लिखेंगे और 10 के बाद सारे रेसिप्रोकल लिखना चालू करेंगे। 10 का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो इस तरह से टेबल बना के रेडी रखना। अब बारी आती है वैल्यूज़ भरने की। तो चलिए देखते हैं वैल्यूज़ किस तरह से लिखना है। मगर उससे स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिमाग में रख लीजिए, अगर हमने 0 लिखा तो हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखे, मतलब क्या है? 1 है। तो 0/1 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ऑलराइट, आपको समझ में आया? हम लिखते 0 है मगर हमें पता है डिनोमिनेटर में क्या है? 1। तो 0/1 क्या है? 0। और उसी तरह से अगर मैं लिखूंगी 1/0, क्या डिनोमिनेटर मेरा 0 हो सकता है? 1/0 वो वैल्यू अभी तक प्रॉपरली हमें पता नहीं है, तो इसके लिए क्या कहते हैं? 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये दो चीज़ बहुत ध्यान में रखिए क्योंकि हम ये चीज़ सब्सटीट्यूट करने वाले हैं इस टेबल में। तो जहाँ पर 0/1 होंगे आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और जहाँ 1/0 लेगा वो आप क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड रखेंगे। ऑलराइट, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे टेबल की तरफ। फिर से हम टेबल बनाएंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। और लिखने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कैसा होगा। साइन कॉस 10, 10 का ऑपोजिट क्या है यहाँ पर? रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक, तो वो लिखेंगे। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक, तो वो लिखेंगे। ऑलराइट, अब ये टेबल रेडी है। अब पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का अगर वैल्यू आती है, अब बाकी का पूरा जो टेबल है बहुत ईजिली आप भर सकते हो। मैं पहली लाइन करने के लिए आपको एक हिंट देती हूँ। साइन 0, तब चालू कीजिए 0, 0, 1, 2, 3 और 4। तो अब 0 था, साइन 0 था, तो हमने 0 से चालू किया और फिर नंबर लिखे 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर। अब क्या करेंगे? हम सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऑलराइट, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हमने लिखे 0 से नंबर्स लिखे और सिंपली सबको डिनोमिनेटर में 4 लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप, सबको हम अब अभी स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो 0/4, 0/4 क्या होगा? 0। समझ में आया आपको? नेक्स्ट 1/4, √1 कितना होता है? 1, √4 कितना होगा? 2। तो इसके लिए हमारे पास √1/4 जो रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू 1/2। नेक्स्ट 2/4, जो पहले इसको कट कर लीजिए, 2 1s are 2 और ये 2 2s are 4। तो एक्चुअल में क्या है? ये √1/2 है। तो √1 की वैल्यु कितनी है? 1 और √2 की वैल्यू कितनी होंगी? √2। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। समझ में आया आपको? नेक्स्ट √3/4, तो √3 की वैल्यू क्या होंगी? √3 होंगी। और √4 को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ? 2, क्योंकि 2 2s are 4 होता है। तो √4 क्या है? एक्चुअल में 2 है। सो √3/4 क्या होगा? √3/2। अब 4/4 है तो ये 4 और 1s are 4 1s are, तो रूट क्या हो गया? √1। तो √1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आपको समझ में आया फर्स्ट लाइन किस तरह से आप याद करेंगे? एक्चुअली मैं सॉल्विंग आपको इसके लिए दिखा रही हूँ, अगर बच्चे बाई चांस भूल गए एग्जाम में तो ये तरीका, ये भी एक ट्रिक दे रही हूँ आपको, ये तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। मगर जो बच्चे ऑलरेडी याद कर सकते हैं तो आप याद कीजिए, साइन 0 इज 0,
साइन 30 क्या है, हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होंगी 1। चलिए इसके लिए एक और ट्रिक देती हूँ। हम साइन को हमेशा चालू करेंगे 0 से, तो साइन 0 क्या होगा हमेशा 0 और एंड किस पे होगा 1। तो आपको ये दो नंबर वैल्यू याद हो गई, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। अब 30 का क्या होगा, 30 हमने ये ऑलरेडी 9th में आपने कॉन्सेप्ट याद कर चुके थे। साइड ऑपोजिट टू 30 कितना होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, तो ये हाफ लिख दिए। साइड ऑपोजिट टू 45 कितना होता है, 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर 1/√2 लिख लीजिए। साइड ऑपोजिट टू 60 क्या होता है, √3 अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, √3/2। तो ये दूसरा मेथड है, आपको दूसरा ट्रिक दे रही हूँ, आप चाहे तो इस तरीके से भी आप ये पहली लाइन लिख सकते हैं। पहला ट्रिक क्या दिखाया मैंने आपको, किस तरह से लिखना है, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय सबको 4 और अंडर रूट कीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल सकती है। और ट्रिक नंबर 2 जो मैंने आपको अभी बताया, साइन 0 हमेशा 0 होगा, साइन 90 हमेशा 1 होगा। अब 30 45 और 60 को किस तरह से याद करेंगे, साइन साइन का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। साइड ऑपोजिट टू 30 क्या होता है, हाफ, साइड ऑपोजिट टू 45 राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होगा, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, और साइड ऑपोजिट टू 60 क्या होता है, √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। तो ये भी तरीका है आपको ये वैल्यूज याद करने का। अब ये वैल्यू याद हो गई, फर्स्ट लाइन ही जरूरी था। अब ये वैल्यू आपने सही से लिख ली है तो कॉस्ट निकालना बहुत ईजी है। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, अब हम सब कुछ पूरा उल्टा करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड से जाएंगे। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था, साइन का 1, तो हम पहला वैल्यू कॉस्ट का क्या लिखेंगे 1। सेकेंड वैल्यू, चलिए राइट हैंड साइड से जाते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या है, ये √3/2, तो सेकेंड वैल्यू अभी हम कॉस्ट का क्या लिखेंगे, डायरेक्टली √3/2। थर्ड राइट हैंड साइड से साइन की वैल्यू क्या थी 1/√2, तो कॉस की क्या लिखेंगे 1/√2। राइट हैंड साइड से साइन की वैल्यू क्या थी, फोर्थ वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू भी क्या लिखेंगे, कॉस 60 1/2। और लास्ट राइट हैंड साइड से अगर हम साइन की तरफ गए तो क्या था, साइन 0 0 था, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या किए, सिर्फ इंटरचेंज किए। पहले फर्स्ट लाइन लिख लीजिए साइन का, और फिर हम राइट हैंड साइड से जाएंगे तो क्या आएंगे, हमारे पास कॉस की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ऑलराइट, अब हमारे पास साइन की वैल्यू है, हमारे पास कॉस की वैल्यू है, तो क्या मैं टेन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख रही, आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला लिख चुकी हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस ऑलरेडी हमारे पास है, डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेंटल मैथ्स कीजिए, यहाँ पर 10 के बच्चे हैं, नेचुरली कर सकते हैं। जैसे अब पहले दिखा देती हूँ, जैसे 0/1, साइन की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर क्या है 0/1, तो tan 0 कितना होगा 0, 0/1 मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर ऊपर लिख चुकी हूँ, 0/1 इज व्हाट 0। उसी तरह से 1/2 और √3/2, तो 2 कट हो गया, तो क्या हो गया अपना फाइनल आंसर, tan थीटा की वैल्यू क्या होंगी 30 की 1/√3। उसी तरह से 1/√2 1/√2, तो क्या होगा 1 1 कट, √2 कट, तो tan 45 कितना होगा 1। ऑलराइट, और 60 का देख लेते हैं, √3/2 और 1/2, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या होगा √3/1, दैट इज नथिंग बट √3। उसी तरह से यहाँ पर ही ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है ये 1/0, तो 1/0 मैंने आपको क्या बताया था, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1/0 के लिए क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ये एनडी भी लिखते हैं बच्चे, नो प्रॉब्लम। एनडी का मतलब ही क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, अब 10 की वैल्यू है, अब क्या हम कॉट निकाल सकते हैं, यस, हमें उसका रिलेशन पता है कि कॉट क्या है, 10 का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल दिमाग में रखिए, 0/1 तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 अपने अब भी हमने देखा 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड है। उसी तरह से यहाँ पर 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 30 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3/1, तो क्या लिखेंगे √3/1 इज नथिंग बट √3। अब नेक्स्ट 1/1, तो क्या लिखेंगे कॉट 45 1, यहाँ पर √3/1 था, तो क्या हो जाएगा 1/√3, और ये 1/0 था, तो ये 0/1 हो गया, और 0/1 क्या है, 0/1 इज 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉट 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब बढ़ते हैं सेक पे, यहाँ पर देखो लाइन मैंने ऑलरेडी बना चुकी है। अब सेक के लिए आप कौन सी लाइन देखेंगे, सेकंड लाइन जो कॉस की है उसे देखेंगे, और उसे मेंटल मैथ्स करके रेसिप्रोकल करके वैल्यू लिखते जाएंगे। अब कॉस की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 1 है,
यहाँ पर क्या है, कॉस की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। √3/2 था, उसका रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या होगा 2/√3। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है, 1/√2 है, तो उसको रेसिप्रोकल कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए तो क्या होगा √2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 था, तो और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू 2 हो जाएंगी। और लास्ट 0/1 था, तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से कॉस को ध्यान देख के हमने सेक की वैल्यू बहुत इजीली निकाल दी है। अब बढ़ते हैं लास्ट, डेट इज कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो अब साइन की वैल्यूज पे ध्यान रखेंगे, 0/1 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और वो क्या है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक पे। साइन 30 पे 1/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। थर्ड, अब बढ़ते हैं साइन 45 पे 1/√2 था, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2। √2/1, √2/1 क्या होता है, √2 ही होगा। नेक्स्ट 60 पे देखेंगे, यहाँ पर क्या है √3/2, तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3। और लास्ट 1/1 है, तो 1/1 क्या होगा 1। तो हमने स्टार्ट किए 0 पे और एंड कर रहे हैं हम 1 पे। ऑलराइट, तो यही है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने का। और मैं आपको ऑलरेडी और भी कुछ तरीके से याद करने के, चलिए देखते हैं। अभी ये 0 से लिखे यहाँ पर, ये आप ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, ये 1/√2 है। 45 को पहले देखते हैं। नेक्स्ट टू वैल्यू क्या है, 1 है। लास्ट की टू वैल्यूज क्या है, √2 है। तो अगर आपको इस तरह से करना तो इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्टली 45 की वैल्यूज लिख लीजिए, 1/√2, 1/√2 2 बार, फिर 1 और 1 लिख लीजिए 2 बार, फिर लिखेंगे √2 और √2 2 बार। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अब आप देखिए ये यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3, तो ये दो पोजीशन आपने भर दिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर भी 1/√3 है। उसी तरह से ऊपर भी देखिए, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। यहाँ पर √3/2, यहाँ पर भी √3/2 है। देखिए आपने। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे देखिए, सेक और कोसेक में यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर भी 2/√3 है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। तो ये इस तरह से आप ऑलरेडी बहुत इजी तरीके से भर सकते हैं। लास्ट का देखिए 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर ये लास्ट ही देख रहे हैं, लास्ट में ये जो 0 है ये भी 0, ये 1, और ये भी क्या हो गया 1। यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन पे 10 और कॉट में 10 का ये जगह पे, यहाँ पर भी क्या है 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड। उसी तरह से लास्ट सेक और कोसेक में देखिए 0, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड। तो आप देख रहे हैं वैल्यूज में कई सारे जो चीज़ें हैं, कुछ रिलेशन है, कुछ टेबल बन रहा है, एक सिस्टम में जो चल रहा है, आप ध्यान में रखिए तो आप इजी तरीके से ये टेबल बना सकते हो। सो ये है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप इस तरह से आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, आइडेंटिटीज। बहुत सारे बच्चों को फोबिया है, बच्चे याद ही नहीं कर पाते, कई सारे मिस्टेक कर, कई प्लस आएगा, माइनस आएगा, साइन के साथ कॉस है, साइन के साथ कॉट है, कोसेक है। चलिए आज हम ये कॉन्सेप्ट को, ये आखिरी जो कॉन्सेप्ट बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, उसे भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ऑलराइट, ये एक्चुअली डिराइव करा गया है, ये डेरिवेशन है, मगर डेरिवेशन कभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, इसे हम जब डिवाइड करते हैं साइन से थ्रू आउट साइन, तो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से हम जब थर्ड साइन और कॉस की जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब जब हम कॉस से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ जाती है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट, मगर आपको इतना डिटेल में आपको नहीं बता रही क्योंकि ये कभी पूछता नहीं। मेन आपको ये आइडेंटिटी फॉर्मूलाज क्या है, ये जो आइडेंटिटी है आपको ये याद होना चाहिए। याद करने के लिए आपको सिंपल से ट्रिक बताती हूँ किस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। फर्स्ट, स्कार्फ एंड कैप जोड़ी। अभी ठंडी का सीजन चल रहा है तो नेचुरली आपको स्कार्फ एंड कैप की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमेशा जोड़ी होती है, हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो एस किसको डिनोट कर रहा है, साइन को, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को, और जोड़ी लिखी हुई मतलब कि क्या है, प्लस। तो साइन और कॉस हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीका है याद करने का। स्कार्फ एंड कैप जोड़ी, साइन स्क्वायर थीटा कैप कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ी मतलब 1, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो एंड मतलब प्लस समझ लीजिए और जोड़ी मतलब कि क्या है ये 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास ये है तो इसी को आप इधर से उधर करके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर है लेफ्ट हैंड साइड पे, अब प्लस कॉस जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉस की वैल्यू निकालना है। तो कॉस के लिए अब मैं क्या करूंगी, कॉस मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, मैं साइन को ये तरफ शिफ्ट करेंगे। अब साइन प्लस में था तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला से हम बाकी के और 2 फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। और हिंट क्या है, स्कार्फ एंड कैप जोड़ी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर क्या है, नेक्स्ट पेयर है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसके लिए मैंने हिंट क्या दिमाग में रखा है, नेवर ड्रिंक कोका कोला। ऑलराइट, तो नेवर के लिए मतलब क्या, माइनस। अभी कोका कोला सी ओ मतलब कोसेक, दूसरा सी ओ मतलब के लिए क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉट। ऑलराइट, नेवर मतलब माइनस, तो कोसेक और कॉट के बीच में कौन सी साइन होंगी, हमेशा माइनस की साइन होंगी, याद में रखना, हमेशा याद रखना। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज, मिस कोसेक पे लेंगे कि कॉट पे लेंगे। अब हम अल्फाबेटिकल वाइज जाएंगे, पहले एस आता है बाद में टी आता है, इसके लिए कोसेक पहले और कॉट बाद में। तो आपको इस तरह से सिंपल छोटी सी हिंट है, ट्रिक है याद करने के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या अब मैं इस कोसेक और कॉट का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, यस, इसे भी हम डिराइव कर सकते हैं। अब कोसेक हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, अब हम क्या करेंगे, कॉट जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसे राइट हैंड साइड पे करेंगे। कॉट माइनस में था, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हमें कॉट निकालना, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी है, इसलिए आपको एक तरीका बताती हूँ किस तरह से याद रखिए। अब मुझे कॉट चाहिए, तो कॉट नेगेटिव था, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ऑलराइट, और ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिंपल तरीका है ये फॉर्मूला को याद करने का। कॉट माइनस से था, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिए तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, मुझे यही चाहिए था। अब मैंने कॉट को ये तरफ लिया तो मैं 1 को क्या कर लूँगी, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी। 1 क्या था, +1 था, यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया, -1। तो इस तरह से कॉट की वैल्यू आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेयर पे, लास्ट आइडेंटिटी पे। और क्या बचा है हमारे पास, अभी सेक बचा है और 10 बचा है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक और 10 से रिलेटेड, और उसके लिए मैंने हिंट रखा है नेवर ट्रेवल इन ST बस। तो फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो नेवर है, अभी आप समझ चुके हैं नेवर का मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस। अब ये S है, तो S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक को, और T है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीका याद करने का, ST बस हमेशा याद रहेंगे आपको। तो ST मतलब क्या रहेगा, हमेशा सेक और 10 हमेशा साथ में होंगे। ऑलराइट, मगर क्या है, नेवर है, तो नेवर है मतलब क्या, माइनस में रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो क्या है, आप हमेशा याद रखना, नेवर है मतलब माइनस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से क्या हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस, बहुत ईजी तरीके से। -10 स्क्वायर थीटा था, उसको हम राइट हैंड साइड पे लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब हमें क्या चाहिए, लास्ट चाहिए, अभी हमें 10 की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इजी वे है, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने कॉट के लिए किया था। कॉट के लिए हमने क्या किया था, हमने कॉट को राइट हैंड साइड पे ले लिया था, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था। वही मेथड में ट्रिक अप्लाई करूंगी 10 के लिए। -10 स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +10 स्क्वायर थीटा, और +1 था लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 6 स्क्वायर थीटा -1। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री
यही सारे फॉर्मूलाज है जो ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं, और यही सारे फॉर्मूलाज हम ये पूरा चैप्टर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 डिफरेंट वेरिएशन है। पहले तो क्या होगा, हमें फाइंड द वैल्यू होगा, मे भी साइन दिया है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पूछ रहे हैं, या कॉस दिया, या कोई भी एक वैल्यू दी गई होंगी, या बाकी सब पूछेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और थर्ड क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये जो अभी तक के मैंने जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको जो अभी सिखाई हुई या समझाई हूँ ट्रिक के साथ, यही चीज़ें हम अप्लाई करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस सेट 6.1 के साथ। थैंक यू।